बच्चों, गुड आफ्टरनून। आइए अपना आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्लानिंग। ये चैप्टर हमारी फर्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर है और जैसे कल मैंने आप लोगों से फीडबैक लिया था, मैक्सिमम स्कूल्स में अभी फर्स्ट बुक ही कंटिन्यू हो रही है, तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर हम सेकंड बुक में मूव कर जाएंगे। छोटा चैप्टर है, ज्यादा क्लासेस नहीं लगेगी, 4 से 4 क्लास मैक्सिमम, 4 क्लास में 4 या 5 क्लास में कोशिश करके खत्म कर। तो प्लानिंग के बारे में पहले हम समझते हैं क्या है। आज हम बहुत कम करेंगे, आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ एक डेफिनेशन और एक हम प्रोसेस करेंगे प्लानिंग का, बस इतना ही हमारा आज का टारगेट रहेगा। तो प्लानिंग होता है क्या, पहले हम समझते हैं। जैसे हम सबको पता है, प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हम सब करते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे एक छोटी मतलब आप एक स्टूडेंट हो, आपसे छोटा कोई बच्चा हो वो भी करता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो भी करता है। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर इंसान कर रहा है। कभी कभी उसको रियलाइज भी नहीं होगा कि हम प्लानिंग करते हैं। आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि मेरे को आज बाहर जाना है, सामान खरीदने जाना है, वो भी प्लानिंग है। आपने अपने 12th के अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने ये सोचा है कि भाई कौन सी क्लास कहां से लगाऊंगा, क्या चीज कहां से, नोट्स कौन से लूंगा, बुक कौन से लूंगा, वो भी प्लानिंग है। आपको इस तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए भी हमने भी प्लानिंग की थी। गवर्नमेंट हमारे देश को कोविड से बचाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हर इंसान कर रहा है अपने लेवल पे, और कभी कभी उसको रियलाइज भी नहीं होता कि हाँ वो प्लानिंग नाम की कोई चीज करके। तो प्लानिंग जब हम करते हैं, चाहे हम एक बाहर घूमने जाना चाहते हो, चाहे हम एक कोई बहुत बड़ा चीज करना चाहते हो, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक नहीं दो चीजों के बारे में सोचते हैं। वो दो चीजें क्या क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें इस प्लानिंग से करना क्या है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है जो हम इस प्लानिंग से अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है। जैसे आपने सोचा कि मेरे को आज बाहर जाके शॉपिंग करनी है, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो। देश इस वक्त सोच रहा है कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने भारत के लोगों को इस कोरोना वायरस के संकट से दूर रख सकता हूँ। केजरीवाल सोच रहे हैं कैसे मैं दिल्ली के अपने लोगों को इस कोरोना वायरस से कम परेशानी मतलब पहुंचे, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने प्लानिंग में पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। और क्या बस हम ये सोच के कि मेरे को अपने प्राइम मिनिस्टर साहब आके बोले कि हमें मैं आपके देश मैं आप लोगों को कोविड से बचाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या ये प्लानिंग हो गई? नॉट एट ऑल। प्लानिंग में एक और चीज होती है, और वो दूसरी चीज क्या होती है? वो दूसरी चीज होती है कि हमें कैसे उस गोल को, जो हमने गोल सोचा है, चाहे वो घूमने का हो, चाहे वो कुछ अचीव करने का हो, हमें कैसे उस गोल को अचीव करना है, हमें क्या करना है जिससे कि हमारा वो गोल अचीव हो जाए। तो प्लानिंग इज नॉट ओनली कंसर्न विद what is to be done, it is also concerned with how it is to be done. So it contains both ends and the means. It is concerned with both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done. तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम दो चीजों के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। और दूसरी बात जो हम सोचते हैं वो हम सोचते हैं प्लानिंग में कि इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल को, इस टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए, ये तो होगी बात जो हमने मतलब उसकी समझ लिया हमने। अब इसकी जो बुक की डेफिनेशन है वो याद करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला है, जब भी कोई डेफिनेशन बड़ी होती है तो मैं आपको तोड़ तोड़ के याद कराता हूँ, तो वैसे ही मैं आपको आज भी तोड़ तोड़ के याद कराऊंगा। एक सेकंड। ओके, तो सबसे पहले आप देखिएगा, कुछ याद नहीं करनी है अभी आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, अभी आपको सिर्फ मेरे साथ रीड करना है। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी सोच रहे हैं कि मेरे को अपने देशवासियों को इस बीमारी से बचाना है, तो पूरी जिंदगी नहीं है उनके पास इस चीज के लिए। अगर वो इतना टाइम लगा देंगे तो हो सकता है वो गोल अचीव ना हो पाए। हमेशा एक टाइम पीरियड होता है हमारे ऑब्जेक्टिव या गोल के साथ। ऐसा नहीं है कि वो टाइम पीरियड एक दिन का होगा, एक महीने का होगा, एक हफ्ते का होगा, एक साल का होगा। वो सालों का भी हो सकता है, वो 5 साल का भी हो सकता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाती है। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं ये करूंगा एंड आप उसका कोई टाइम पीरियड भी ना जोड़ो। आपको लाइफ में बड़ा बनना है, ये तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बड़ा बनना है, लेकिन मेरे को 30 इयर्स की एज तक इतने रुपए की नौकरी करनी है, तब जाके वो आपकी गोल माना जाएगा, तब जाके वो प्लानिंग मानी जाएगी।
बस ये बोलना कि मेरे को लाइफ में इतनी ये नौकरी करनी है, दिस इज नॉट अ गोल, ये कोई गोल नहीं हुआ। जब तक आप अपने गोल के साथ एक टाइम पीरियड को फिक्स नहीं करते तब तक वो आपका गोल, वो आपकी प्लानिंग नहीं मानी जा सकती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वो टाइम पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम पीरियड पक्का होना चाहिए फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने कहा ये तो हो गया व्हाट इज टू बी डन, ये तो हो गया व्हाट इज टू बी डन। अब देखना है कि हमें उसको अचीव कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन। तो हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान, वी विल फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और अब हम सब लोगों को पता ही है, हमने बहुत बड़ी डिस्कशन की थी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली के ऊपर। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट 2 लाइंस क्या हो गई, ये हो गया हमारा हाउ इट इज टू बी डन। तो अब प्लानिंग की डेफिनेशन करते हैं। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये व्हाट हो गया। अभी कुछ नहीं देखना आपको, अभी आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए। एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये आपका हाउ हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम फिर एक लाइन और लिखेंगे, it is concerned with both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done। तो अब जाके हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हुई। मुझे पक्का पता है आपको याद नहीं हुई है, अभी बिल्कुल याद नहीं हुई आपको, और होएगी भी नहीं। पहले मैं 2-3 बार बोलूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ सुनना है आपको, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सुनिए, नोट्स भी बंद कर दीजिए, सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए। Planning can be defined as setting objectives and targets for a given period of time and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently। एक बार फिर से बोलता हूँ, planning can be defined as setting objectives and targets for a given period of time and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently। It is concerned with both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done। एक बार फिर से बोलता हूँ, पूरी डेफिनेशन बोलूंगा, सिर्फ सुनना है, कहीं नहीं देखना, कुछ मार्क नहीं करना, कुछ नहीं लिखना। Planning can be defined as setting objectives and targets for a given period of time and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently. Full stop. It is concerned with both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, सिर्फ सुनेंगे। Planning can be defined as setting objectives and targets for a given period of time, and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently. It is concerned with both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done। आप बच्चे ये बोलते रहेंगे 10-15 मिनट तक। अब आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, जहां पे आप अटकोगे मैं आपकी मदद करूंगा। तो चलिए मेरे साथ शुरू करेंगे। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, बोलिए, बोलना है सबको। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज setting objectives and targets for a given period of time and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently। Full stop। It is concerned with both ends and and the means, that is what is to be done and how it is to be done। तो चलिए अब सब बच्चे बोलेंगे। अब आप प्लीज मेरे को फोर्स मत करिए कि नाम ले लेके बोलूं कि आपको बोलना है, इसलिए हम अपना बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। प्लानिंग can be defined as setting objectives and targets for a given period of time and action plan formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently. Full stop। It is concerned with Both and means, which is what to and the means, and that is how to be done. and how it is to be done। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 से 7 मिनट। मेरे को 5 बार डेफिनेशन लिखनी है, बिना देखे लिखनी है रजिस्टर में, और किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, बिना देखे लिखनी है। अगर कोई अटकेगा तो मुझसे पूछेगा, बिना देखे लिखनी है, और किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, पूरी लिखनी है। इट इज कंसर्न्ड विद भी लिखना है, दनांश क्या वीडियो ऑन करिए बेटा? सर ऑन है तो आ नहीं रहा आपका। सर इंग्लिश की क्लास में भी नहीं आ रहा था, कोई इशू ही होगा। सहज समझ में आ रही है, आवाज आ रही है सहज आपको?
हाँ जी सर, आ गया। चलिए जल्दी से लिखिए 5 टाइम्स पूरी डेफिनेशन। एंड बच्चों कल बहुत बच्चे एब्सेंट थे बेटा, आप लोगों से मैंने फ्राइडे को मैसेज डाला था, और जब मैंने आपको बोला था कि अगर आप में से कोई एब्सेंट है तो मुझे पहले ही बता दो, बताया मेरे को 4 बच्चों ने था, और कल 16-17 बच्चे एब्सेंट थे। फिर बाद में आप लोग बता रहे हो कि सर हमारी क्लास थी, हमारी क्लास थी। आप पहले बताते क्यों नहीं हो कि हमारी क्लास थी? तानिया आपने भी नहीं बताया था। तब भूल गई थी। चलिए जल्दी से लिखिए 5 टाइम्स। तो लास्ट पॉइंट क्या था? कहाँ किसका? एंड्स एंड द मीन्स वाले का? सर ये प्लानिंग की डेफिनेशन। हाँ तो बताइए आप कहाँ अटके, बताइए, आप बोलिए। तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट। अरे आप बोलो तो। क्या सर पूरी बोलूं? हाँ पूरी बोलो, जहाँ अटके हो मैं बता दूंगा। Setting objectives and targets for given period of time. ठीक है। एंड formulating an action plan Yes sir. to achieve them effectively and efficiently. Okay sir. लिख लिया बच्चों सबने? नंदिनी लिख लिया आपने? सर माननीय लिखिए। आपने? गोदांग लिख लिया? Yes, sir. भव्या जल्दी से लिखो। लिख लिया सर। चलिए बच्चों 2 मिनट्स और जल्दी से लिखिए। माने लिख लिया? सर होने वाला है। अनन्या? सर अभी लिख रही हूँ। जल्दी से लिखिए। सर इट इज कंसर्न्ड विद के बाद क्या था? Both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done. तान्या लिख लिया आपने? ओके बच्चों चलिए आइए, अब मेरे साथ एक दो बार और बोलेंगे, फिर हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज। इसका नाम है प्लानिंग का प्रोसेस। एक बार फिर से बोलते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं कहीं अटकता हूं या गलत बोलता हूं तो मुझे प्लीज ठीक करिएगा। Planning can be defined as setting objectives and targets for a given period of time and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently. Full stop. It is concerned with both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done. ठीक है बच्चों, सबको याद होगी? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? अच्छे से याद होगी सबको? यस सर। ओके, तो आइए अब हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस। सबका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। अब जो कर रहे हो जितना हो गया ठीक है, रख दीजिए उसको। सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों,
जब भी हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो हमारे को ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने आपके साथ 4 चैप्टर किए, नेचर, प्रिंसिपल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फोर्थ वाज मार्केटिंग। एंड अभी तक किसी भी चैप्टर में प्रोसेस वाला क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अब पहली बार हम प्रोसेस का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो प्रोसेस के क्वेश्चन में जो एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो ये चीज है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो गलत नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड स्टेप हम पहले लिख दे और सेकंड स्टेप हम बाद में लिख दे। इनफैक्ट अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप इस सातों स्टेप्स लिख रहे हो और आपके 5 स्टेप्स ठीक है, लास्ट के 2 स्टेप आपने गलत लिख दिए, 6 7 में लिख दिया, 7 6 में लिख दिया, तो आपको 5 नंबर 4 नंबर कुछ नहीं मिलेंगे, आपको 0 मिलेगा, 0। क्योंकि सीक्वेंस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द क्वेश्चंस ऑफ प्रोसेस। जहां पे आपका प्रोसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं वहां सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए, बार बार मत बुलवाइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लानिंग का जो प्रोसेस है पहले हम उसको हेडिंग से देखेंगे, सिर्फ हेडिंग से, और फिर मैं आपको उसकी हेडिंग से याद करवाऊंगा सीक्वेंस में, इसका स्लैंग भी सीक्वेंस में बना हुआ है, और फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए बच्चों में आपको एक स्टोरी से समझाऊंगा। और अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, अभी आप बस ये देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे प्रोसेस लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स में भी है वही प्रोसेस लिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस देखिए और मैं आपको एक स्टोरी से इस प्रोसेस के एक एक स्टेप को रिलेट करता रहूंगा। मैं स्टोरी से इस प्रोसेस के एक एक स्टेप को रिलेट करूंगा और आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा। आप वो स्टोरी फिर मैं आपको लिखवाऊंगा भी, जिससे कि जब आप 2-3 महीने बाद इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्लास थी, आपको पूरी क्लास रिकॉल हो जाएगी। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे डेफिनेशन भूल गए हैं, तो आइए इस डेफिनेशन को फिर से याद करते हैं। ओके, इस डेफिनेशन को फिर से मेरे साथ बोलेगा, जो नहीं बोलेगा फिर उसका साथ बहुत बुरा होगा। देखना मेरी जुबान बड़ी काली है, मैं जो बोलता हूँ गलत फिर हो ही जाएगा, इससे बेटर है कि आप बोलिए। इसको याद नहीं है वो मुझसे पूछ लीजिए। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, जल्दी से बोलेंगे सब, setting objectives and targets for a given period of time, Setting them action concerned with achieve them. that is what is That is called. and efficiently. It is Effective. concerned with With both both It's that is what is to be done and how it is to both be done. ends and means done. what is done. ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए 7 स्टेप्स का प्रोसीजर है। पहला पॉइंट कि बच्चों अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और ये नहीं लिखा हुआ कि कितने स्टेप्स लिखने हैं, सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर हमें 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 5 पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं, 7, तो बताइए मेरे को आपके हिसाब से कितने लिखने चाहिए? 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है सर सारे प्रोसेस पूरा 5 पॉइंट आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सर सारे प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा तो आंसर कोई बच्चा ऐसा जो ये कहे कि नहीं सर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट ही आने चाहिए, बताइए कोई ऐसा सोच रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर नहीं लिखा हुआ वहां पे कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो चाहे 5 पॉइंट हो चाहे 4 हो, आपको सिर्फ 4 ही लिखने हैं। 5 है तो 5 लिखने हैं, 8 है तो 8 लिखने हैं, और 10 है तो 10 लिखने हैं। आप कंटेंट थोड़ा कम कर सकते हो लेकिन सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये अपने आप नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये सोचे कि सर मैंने 4 पॉइंट तो सही लिख दिए थे, तो 5वां जो पॉइंट था ना वो मैंने सर 5 6 7 में से अपने आप कोई भी एक लिख दिया। नहीं, आपको सारे पॉइंट लिखने होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिए। स्टेप्स के क्वेश्चन में पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक जितने मार्क्स का है उतना ही लिखोगे जब तक आपको मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट डाउन द फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, तब तो बात ही खत्म हो जाए। ओके बच्चों, तो अब हम उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा घर में, जब हम कोई घर में जैसे शादी का जो अरेंज मैरिज का जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है कि पहले लड़के वाले लड़की वालों को घर मतलब घर में देख जाते हैं, लड़की वाले लड़कों वाले के घर पे आ जाते हैं, फैमिली से एक दूसरे को मीट कर जाती है, सब मतलब लड़के लड़की को दोनों की फैमिलीज देख जाती है। फाइनल स्टेज आती है कि लड़के को लड़की से मिलवाना है और लड़की को लड़के से, सब मानते हैं। तो अब हम उस स्टेज को इससे रिलेट करेंगे। मान लीजिए हम उस स्टेज पे आ गए कि एक लड़के और लड़की की शादी का आज उनकी मीटिंग का टाइम है, तो हमने सब अभी सुबह बात हो रही है, 10 बजे हमने फोन किया दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को, बेटा सिर्फ सुनना। और आपको मैं इसलिए ये एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं कि जब आप आज से 2-3 महीने बाद पढ़ोगे इसको
तो आपको पूरी क्लास याद आ जाएगी। तो क्या हुआ, आज फैमिलीज ने एक दूसरे को कॉल किया और उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए आज एक मीटिंग करते हैं और 2 बजे कनॉट प्लेस में एक परिक्रमा नाम का रेस्टोरेंट है, वहां पे हम आ जाएंगे, आप भी आ जाइए, हम भी आ जाइए और दोनों बॉय एंड गर्ल जो है दोनों एक दूसरे से बात कर लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी बजे 10, अब हमें 2 बजे परिक्रमा रेस्टोरेंट जो सीपी में है वहां पे पहुंचना है। तो मैं स्टेप 1 के आगे जहां सेटिंग ऑब्जेक्टिव लिखा है मैं उसके आगे लिखता हूं रीचिंग। अभी आप मत लिखिएगा, परिक्रमा रेस्टोरेंट बाय 2 PM। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा, अभी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। अब जो सेकंड स्टेप है जिसका नाम है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बेटा प्रीमाइसेस का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने अपनी इंग्लिश में एक वर्ड सुना है ना, प्रीमाइसेस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रीमाइसेस? कोई बताएगा प्रीमाइसेस का क्या मतलब होता है? सर मतलब कि कोई भी प्लेस। बिल्कुल, जैसे यू आर स्टैंडिंग एट माय प्रीमाइसेस, डू नॉट एंटर माय प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस का मतलब होता है जगह। और प्रीमाइसेस का एक और मतलब होता है जिसको हम कहते हैं बेस। बेस क्या है? तो अब हम कह रहे हैं सेकंड स्टेप हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्लानिंग है, देखिए अभी बजे 10, मैंने अभी आपको क्या कहा, अभी बजे 10, हमें 2 बजे परिक्रमा पहुंचना है। तो अभी 10 से 2 में भी कितना घंटे है? 4 घंटे है। अब इस 4 घंटे में क्या क्या हो सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब चीजें बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ assumptions लेनी पड़ती है। 1 मिनट। हाँ जी राघव, क्या हो गया? सर एक बार स्टेप 1 दोबारा बता दो, कनेक्शन दोबारा समझा दो। ओके, दोबारा समझाता हूँ। पहला स्टेप है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को फोन करके बोला है कि 2 बजे, अभी 10 बजे, 2 बजे हम परिक्रमा रेस्टोरेंट सीपी में पहुंचेंगे और वहां पे आप अपनी फैमिली के साथ आ जाइए, हम अपनी फैमिली के साथ आ जाएंगे और वहां पे हम लड़का लड़की को मिलवा, और अगर सही हुआ तो फिर आगे की बात करें। अभी तक सिर्फ ये हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में तो बहुत कुछ हो सकती है, बारिश हो सकती है, ये हो सकता है, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें तैयारी करनी है, जाना है, कपड़े नए कपड़े मतलब थोड़े से लेके आने हैं या जो भी है, अगर हमें ऐसी कुछ तैयारी करनी है तो कुछ ना कुछ एज्यूम्पशन तो लेके चलेंगे ना कि 2 बजे तक आज कोई बारिश नहीं होगी, या आज बड़ा क्लियर स्काई रहेगा, या आज बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेके जाना है, या अगर आज बारिश होगी तो हमें एक ओपन रेस्टोरेंट में नहीं बैठना। ये सब हमें असम्पशन करनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम कुछ assumptions करते हैं, और assumptions को ही हम दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस। तो assumptions, प्रीमाइसेस को ही हम क्या कह सकते हैं? assumptions। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या assumption ली, यहाँ पे assumption ली हमने that today it will be a clear sky, that is no rainfall। तो हमने ये assumption लिया कि आज के दिन कोई बारिश नहीं होगी और क्लियर एंड प्लेजेंट वेदर रहेगी, क्योंकि हमारी आगे की प्लानिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। क्या हमें अम्ब्रेला लेके चलना चाहिए, क्या हमें कोई ऐसा चीज लेके चलनी चाहिए जो कि हमारे बारिश से रोक सके, तो वो सब इसी assumption के ऊपर बेस्ड है। तो हमने assume कर लिया कि आज बारिश नहीं होगी। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है टू रीच परिक्रमा बाय 2 PM, इसको अचीव करने के लिए मेरे पास जितने रास्ते हैं, हम पीतमपुरा में रहते हैं, पीतमपुरा से सीपी जाने के जितने रास्ते हैं वो एक पेपर पे हम लिख लेते हैं कि रूट नंबर 1 ये है, रूट नंबर 2 ये है, रूट नंबर 3 ये। हमने देखा कि 3 रूट्स है जिससे हम सीपी जा सकते हैं। हमने किसी भी रूट को इवैल्यूएट नहीं किया कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमने कुछ इवैल्यूएट नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा दैट हम 3 रास्तों से सीपी पहुंच सकते हैं। We have identified 3 routes to our destination। तो हमने अपनी डेस्टिनेशन जो कि सीपी है उधर के लिए 3 रूट आइडेंटिफाई करें। अब हम क्या करेंगे, अब जाना तो किसी भी एक रूट से ही है,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हर रूट के इवैल्यूएशन करेंगे कि इस रूट पे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए रूट नंबर 1 है, हमने देखा कि इसमें तो कंटेनमेंट जोन आएगा बीच में, और कंटेनमेंट जोन की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा हुआ और हमारे को हमें वापस आना पड़े, तो ये रूट में ये दिक्कत है, कैंसिल हो गया। फिर दूसरे रूट में देखा इस रूट पे तो बहुत आज एक रैली निकलनी है, कोई चीज होनी है, कुछ भी होना है, तो इस रूट पे भी हो सकता है हमारे को जाम मिले, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे रूट में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमने क्या किया, हमने तीनों रूट्स को आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएट किया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फोर्थ स्टेप क्या हमारा, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव कंपेयर्ड द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, वी हैव कंपेयर्ड the positives and negatives of all the courses of action. अब हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चों, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हमें एक रूट तो सिलेक्ट करना ही करना है। तो अब हम फाइनली देखेंगे कि हम कौन से रूट से जाएंगे, फाइनल डिसीजन भगवान का नाम लेके हमें रूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई भी एक रूट ना लें, हमने देखा कि हम पहले फर्स्ट रूट पर जाएंगे यहाँ तक, फिर वहां से हम एक डाइवर्जन ले लेंगे और दूसरे रूट पर चले जाएंगे, फिर वहां से हम इतना आगे जाएंगे और वहां से हम थोड़ा सा अलग डिटॉर लेके, थोड़ा सा अलग सा रूट लेके हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। मतलब आप लोगों के पास अगर मैथ्स है तो आपको पता ही होगा, हमने वेरियस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के अपना फाइनल अल्टरनेटिव को चूज कर लिया। तो हमने सेकंड अल्टरनेटिव में क्या लिखा, वी फाइनली choose one alternative after applying various permutations and combinations. I hope आप सबको permutation and combination का मतलब पता है। permutation and combination का मतलब होता है different arrangements, different combinations। जब हमने फाइनली एक उसको रूट को सोच लिया, तो अब हम अपना आगे काम करेंगे। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, गाड़ी इन दिनों से बंद पड़ी थी, चेक करें बैटरी ठीक है, साफ करें। ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर आजकल छुट्टी पे रहते हैं ड्राइवर, तो हम उसको फोन करके बताया कि भाई तो ड्राइवर आजा, हमें सीपी तक जाना है। तो हमने क्या किया, हमने अरेंज किया, सामान अरेंज किया, हमने लोगों को अरेंज किया। तो वी हैव फाइनली स्टार्टेड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज फॉर आवर ऑब्जेक्टिव। तो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंटिंग द प्लान में क्या किया, वी फाइनली अरेंज्ड द कार and the driver and other resources if any। और अगर हमें कोई और चीज चाहिए तो वो भी, तो जैसे मान लो मेकअप वाली को घर पे बुला लिया कि भाई थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर दे एक्सेट्रा। एंड फाइनली फिर हमने क्या किया, हमने अपने प्लान को एक्शन में डाला, हमने अपने अल्टरनेटिव जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया था उसको एक्शन में डाला, एंड फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे। सिर्फ वहां जाके भी हमने देखा कि क्या हम टाइम पे वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या हम लेट आ गए, क्या हम बहुत जल्दी है अपने टाइम से। तो सिर्फ क्या कर रहा, हाँ जी बोलो बच्चे, हाँ कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो बच्चे। सर एक बार आप ये इम्प्लीमेंट द प्लान बता दो प्लीज। इम्प्लीमेंटिंग वाला, ओके। जब हमने फाइनली ये चूज कर लिया कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव को लेके आगे बढ़ना है, तो अब हम उसको एक्शन में तो डालेंगे ना। हमने चूज कर लिया दैट हमने अपना एक अलग ही रूट निकाला। अब मान लीजिए हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हमने कहीं से गाड़ी अरेंज की, हमने कॉल करके कार को हायर पे मंगवाया, कुछ भी किया, या किसी दोस्त से रिश्तेदार से गाड़ी ली। जैसे कि मान लो आजकल बड़े दिन से गाड़ी बंद पड़ी है, तो हो सकता है वो सही ना हो, तो पहले हमने ठीक करवाई कार, फिर हमने ड्राइवर को बुलाया क्योंकि मेरे को ड्राइव करना नहीं आता, तो मैंने ड्राइवर को बुलाया कि भाई तू आजा। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन था उसको इम्प्लीमेंट किया, और अगर हमें उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको हमने एक्यूमुलेट किया। हमें कोई स्टाफ चाहिए, लेबर चाहिए, उसको हमने एम्प्लॉय किया। तो वी हैव पुट इनटू एक्शन जो हमने हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन था, जो हमने चूज किया था ऑल्टरनेटिव जो था, हमने उसको एक्शन में डाला। अब समझ में आ गया बच्चे? थैंक यू। ठीक है, ओके। एंड फाइनली फिर हमने क्या किया, फाइनली
ये सब ने फिर से वीडियोस ऑफ कर दिए, बट बार बार तान्या आई क्या, सब बच्चों ने ऑफ कर रखे, बार बार इसी चीज पर टाइम मत वेस्ट करो ना। इतना क्या प्राइवेसी होती है, इतनी अगर क्या इतनी सीक्रेसी है। फाइनली हमने क्या किया, हमने वहां जाके देखा क्या हमने अपने टाइम पे अपने गोल को अचीव किया या नहीं, क्या हम बहुत जल्दी पहुंच गए, क्या हम बहुत लेट पहुंचे। तो फाइनली वी मॉनिटर्ड दैट वेदर, finally we monitored that whether we have achieved our objective on time or not. तो बच्चों पहले मुझको आप ये बताइए, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई? मुझको ये बताइए, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई? हाँ जी सर। ठीक है, अभी हमने इसको एक जनरल लाइफ से रिलेट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बिजनेस से रिलेट करेंगे। पहले बताइए ये जनरल लाइफ वाली समझ में आ गई? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये हेडिंग स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप ये स्टोरी को लिखेंगे। कम टू पेज नंबर 7। आपका एक ऐसा फ्लो चार्ट है, देखो फ्लो चार्ट के लेफ्ट साइड में भी थोड़ी जगह है, राइट साइड में भी थोड़ी जगह है। तो जहां पे आपको ज्यादा जगह मिले, जैसे लेफ्ट साइड में ज्यादा जगह है, वहां पे तो मैं आपको ये बोलूंगा आप ये लिखेंगे जो मैंने हर स्टेप के लेफ्ट में लिखा हुआ है। राइट साइड को आप छोड़ देना, क्योंकि राइट साइड में हम स्लैंग लिखेंगे, यहाँ पे हम स्लैंग लिखेंगे। लेफ्ट साइड में आप ये लिखेंगे जो मैंने अब यहाँ पे लिखवा है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? तो पहला स्टेप जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके लेफ्ट में लिखिए। जितना जिसको दिखा है वो देख के लिख लीजिए, वरना मैं बोल भी रहा हूँ, आप साइड बाय साइड लिखिए। पहला स्टेप के लेफ्ट में लिखिए रीचिंग परिक्रमा रेस्टोरेंट इन सीपी। जिसको दिखा है वो सामने से देख के लिख लीजिए, रीचिंग परिक्रमा रेस्टोरेंट इन सीपी by 2 PM, by 2 PM। सेकंड जो स्टेप है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके लेफ्ट में लिखिए, उसके लेफ्ट में लिखिए वी एज्यूम, छोटा छोटा लिखना है, बिल्कुल छोटा छोटा। वी एज्यूम that today it will be a clear sky, that is no rainfall. Clear sky, that is no rainfall. बेटा आज आपको हो सकता है इसके स्टोरी को बड़ी फनी लग रही हो, लेकिन आज से 2-3 महीने बाद जब आप पढ़ोगे ना, और आपको लगेगा सर मेरे को तो बिल्कुल ही ब्लैंक सा लग रहा है, तो जब आप इसको याद करोगे आपको पूरी क्लास माइंड में रिकॉल हो जाएगी। तभी मैं एग्जांपल से रिलेट करता हूँ हर चीज को। इट विल बी अ क्लियर स्काई, नो रेनफॉल, दैट इज नो रेनफॉल एंड प्लेजेंट वेदर। ओके, जो हमारा थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके लेफ्ट में लिखिए we have identified 3 routes to our destination. We have identified 3 routes to our destination. फोर्थ स्टेप के लेफ्ट में लिखिए we have compared the positives and negatives of all the alternative courses of action. We have compared the positives and the negatives of all the alternative courses of action. फिफ्थ स्टेप के लेफ्ट में लिखिए, जो फिफ्थ स्टेप है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। Finally, we have chosen one alternative after applying various permutations and combinations. After applying various
permutations and combinations. Various permutations and combinations. जिसको permutation and combination का मतलब नहीं पता वो लिख सकता है after applying various arrangements and combinations. सर एक बार रिपीट कर दो. After applying various arrangements and combinations. 6th step जो है हमारा implementing the plan, इसके लेफ्ट में लिखिए. सर एक बार 5th पूरा रिपीट कर दो. हाँ 5th वाला बोल देता हूँ. 5th वाला ये है, we finally choose one alternative after applying various permutations and combinations. 6th जो स्टेप है हमारा उसके आगे लिखिए लेफ्ट में. We finally arranged for the car. We finally arranged the car and the driver. We finally arranged the car, comma driver. सर एक बार भूमिका की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो. अच्छा एक भूमिका की तो कोई आई भी नहीं है रिक्वेस्ट. उसको बोलना फिर से भेजने की, आई भी नहीं है इसमें. ओके 6 स्टेप. सर वो कह रही अनलॉक कर दो. एक मिनट बच्चे. तो एक बार 4th पॉइंट रिपीट कर दो. ओके बेटा भूमिका को बोल दो लॉक नहीं है मीटिंग, आई पर रिक्वेस्ट भेज देगी. 4th पॉइंट एक मिनट पहले मैं 6th बता रहा हूँ. हाँ ठीक है फिर 4th बताऊंगा. तो 6th है we finally arrange the car, driver and other resources of if any. And 4th था we have compared the positive and negative of all the alternative courses of action. चलिए लास्ट पे आइए जो 7th स्टेप है हमारा फॉलो अप एक्शन. तो लेफ्ट में लिखिए उसके finally we monitored that whether we have achieved our objective on time or not. तो क्या हमने उसको अचीव किया या नहीं. अब बच्चों पहले हम इसकी हेडिंग्स को याद करते हैं. तो देखिए बच्चों एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसका नाम था इंग्लिश, शायद आपने भी देखी हो. श्रीदेवी थी उसमें और श्रीदेवी की हमें पता है डेथ भी होगी. तो यहाँ देखिएगा इसी से मैंने उन्हीं से रिलेटेड एक स्लैंग बनाया है. यहाँ देखिएगा श्रीदेवी, यहाँ देखिए देखिए स्लैंग भी सीक्वेंस में ही होना चाहिए. तो सीक्वेंस में ही बना है. एक देवी इज एक्सट्रीमली sweet, comma, impressive and fair. तो देखिए श्रीदेवी is extremely sweet, impressive and fair. ये राइट साइड में लिखिए फ्लो चार्ट की राइट साइड में. लेफ्ट साइड में आपने स्टोरी लिखी है, राइट साइड में आप ये लिखिए श्रीदेवी is extremely sweet, impressive and fair. तो आइए बच्चों अब जल्दी से पहले हेडिंग से याद करेंगे और फिर इसको हम बुक से पहले बिजनेस से रिलेट करेंगे और बुक से पढ़ेंगे. जल्दी से आइए. उससे पहले एक बार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग डेफिनेशन भूल गए. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग डेफिनेशन भूल गए. तो लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन वंस अगेन. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज setting objectives and targets for a given period of time and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently. It is concerned with both end and means, that is what is to be done and how it is to be done. Okay, आइए जल्दी से. तो याद करने की कोशिश करते हैं. ध्यान से याद करना भी लिखा होगा. S से setting objectives, D से developing premises. और बच्चों premises ही लिखना है, assumptions सिर्फ समझने के लिए है. assumptions नहीं लिखना, developing assumptions नहीं लिखना, developing premises ही लिखना है. developing premises D से. I से identifying alternative courses of action. E से evaluating alternative courses. S से selecting an alternative. I से implementing the plan and F से follow up action. तो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. S से setting objectives, D से developing premises, I से identifying various alternative courses of action, E से evaluating the alternative courses,
उसके बाद आइए एस से सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आई से इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड एफ से फॉलो अप एक्शन। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से याद करिए, पहले जल्दी से याद करिए हेडिंग्स को, प्लान की मदद से हेडिंग्स को याद करिए। स्लैंग बोल दो एक बार। स्लैंग की मदद से हेडिंग्स को याद करिए जल्दी से, लिखना नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स को याद करना है। हो गया? एस से सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डी से डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, ई से इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, एस से सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आई से इंप्लीमेंटिंग द प्लान, एफ से फॉलो अप एक्शन। जल्दी से याद करिए। जल्दी से याद करिए। चलिए अब मेरे साथ बोलेंगे, एस से क्या बच्चों? एस Setting objectives. setting objectives, second D Developing developing premises, I Identifying alternative courses. courses of E action. से Evaluating alternative courses of action. S से Selecting Selecting an I alternative. से implement Implement the plan. and F से follow up Follow up action. चलिए जल्दी से लिखिए 3 बार, सिर्फ हेडिंग्स, बिना देखे, नोट्स बंद करिए, बिना देखे हेडिंग्स लिखनी है 3 बार। किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। बिना देखे लिखिए हेडिंग्स। भूमिका वीडियो ऑन करिए अपना। आइए बच्चों अब इसको रीड करते हैं। तो हमने जो अभी प्लानिंग प्रोसेस हमने सिर्फ हेडिंग से याद की है, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। और जो 1 मार्कर्स है, इस क्वेश्चन में से काफ़ी सारे 1 मार्कर्स बन सकते हैं, तो जो हमारे 1 मार्कर्स है वो भी हम साइड बाय साइड ही इसमें मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आइए कम टू पेज नंबर 6, जहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस हमारा शुरू हो रहा है। तो हमने अभी देखा कि 7 स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के। तो आइए फर्स्ट स्टेप पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। Every organization must have certain objectives.
एक बार थर्ड लाइन पे आइए, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, इसको बॉक्स में डालिए। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन सेल्स बाय 20% कुड बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स अगर 20% बढ़ती है हमारी, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमें अपने प्रॉफिट 10% बढ़ाने हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक्सेट्रा। आइए सेकंड लाइन पे, ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स है उनके भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि इस बार मैं अपनी 50,000 करोड़ की सेल्स करूंगा। वो अपना उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उसके अंदर 2 यूनिट्स है, एक 2 व्हीलर डिपार्टमेंट, एक 4 व्हीलर डिपार्टमेंट। तो 2 व्हीलर डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है कि हम तो 20,000 करोड़ की सेल्स करेंगे, और 4 व्हीलर डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है कि 30,000 करोड़ की सेल्स हम करेंगे। तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स है उनका भी अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फोर्थ लाइन पे आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस लाइन को। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉइज। तो हर जो भी जहां किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो एक डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो एक एम्प्लॉय के लिए आप दे रहे हो, किसी भी चीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली स्टेट होना चाहिए। दे मस्ट गिव डायरेक्शन टू द डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंट्स उनको उनको क्लियरली बताना चाहिए ऑब्जेक्टिव को कि उनको करना क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें सेकंड स्टेप को। जो हमने पे पढ़ा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो जो प्रीमाइसेस है उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है। प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो वर्ड का मतलब तो एजम्पशन है, लेकिन आप एजम्पशंस लिखोगे नहीं, मतलब वहां पे आप प्रीमाइसेस ही लिखोगे, आप डेवलपिंग एजम्पशंस नहीं लिख सकते। आप डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस ही है सेकंड स्टेप, उसका मतलब एजम्पशंस होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, वहां पे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर हम उसको रीड करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस का क्या मतलब होता है? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है जो एजम्पशंस है जिसके बेसिस पे हम आगे की प्लानिंग करते हैं। वो जो एजम्पशंस होती है जिनके बेसिस पे हम आगे की प्लानिंग करते हैं उनको हम प्लानिंग प्रीमाइसेस कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि हमारा जो अभी हमने शादी कराने वाला एग्जांपल दिया था, उसमें हमने क्या बोला था आपको कि आज हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आज बारिश नहीं होएगी और आज एक क्लियर स्काई होएगा, इसलिए हमने एक ऐसी जगह नहीं ली, एक ऐसी जगह मतलब हम अगर हम ये सोचते कि आज बारिश होएगी तो हम एक ओपन जगह नहीं लेते। हालांकि हमारे एग्जांपल में ओपन रेस्टोरेंट था भी नहीं, लेकिन अगर बारिश होती तो हम अम्ब्रेला कैरी करके चलते, हम और प्रोविजंस लेके चलते, लेकिन आज बारिश नहीं है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अब और आज के डेट से हम अगर इसको रिलेट करूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली में हमारे जो सीएम साहब अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोला है कि बाय मिड ऑफ जुलाई और अगस्त, मतलब बाय एंड ऑफ जुलाई ये या जो है अगस्त के स्टार्टिंग में दिल्ली में जो हमारी जो केसेस है वो 5 लाख तक पहुंच सकते हैं, ऐसा उनका अनुमान है, ऐसा उनको लगता है। तो उसी की वजह से उन्होंने कहा कि हमें 10,000 बेड्स चाहिए और हमारे को और हॉस्पिटल्स की जरूरत है। तो ये जो उन्होंने आगे की जो सारी तैयारी हो रही है, कोविड से लड़ने की जो भी तैयारी हो रही है, वो इसी एजम्पशन के ऊपर है कि हमें 10,000 बेड्स के हॉस्पिटल को तैयार करना है। इसीलिए जो हमारा राधा स्वामी का आश्रम है उसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, और भी हमने 1-2 जो हमारी ट्रेन्स है उन ट्रेन्स को भी हम आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं। राधा स्वामी के आश्रम को भी हमने एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, और भी जगह हो जहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स है हम उनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि आने वाले 1-2 महीने में हमारे जो केसेस है वो बहुत बढ़ सकते हैं, इसलिए हमारे को 10,000 बेड्स की हॉस्पिटल की जरूरत है। तो आगे की सारी लड़ाई, आगे की सारी तैयारी इसी एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। अगर ये हमारी एजम्पशन गलत हो जाती है, मान लीजिए भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, जो केसेस हमने प्रोजेक्ट किया है कि 10,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे को उससे ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ जाती है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, तो हम अपने पेशेंट्स को कहाँ उनको रखेंगे, कहाँ उनको बिठाएंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी एजम्पशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लानिंग प्रोसेस में। अगर हमारी एजम्पशंस गलत हो जाती है तो हमारी आगे की सारी तैयारी जो है वो गलत हो सकती है। तो आइए, प्लानिंग प्रीमाइसेस का क्या मतलब है? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन, देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions about the future. These assumptions are called premises. Assumptions are the base material upon which the plans are to be drawn. तो ये जो assumptions होती है ये हमारे बेस मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर हमारे को आगे की प्लान्स को बनाना है। ये these materials may be in the form of 4
फोरकास्ट, जैसे मैंने कहा कि हमारे सीएम साहब ने ये फोरकास्ट किया है कि आगे 10,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है, एग्जिस्टिंग प्लान्स, पास्ट डाटा, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो उन्होंने पिछला जो रिकॉर्ड देखा है उसी के बेसिस पे तो आगे एजम्पशंस बनाई। ओके, आइए चलिए एजम्पशन उसके बाद सीधा ये नेक्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो जब उन्होंने ये देखा कि हमारे आगे इतने बेड्स की जरूरत पड़ सकती है तो फिर उन्होंने सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन को निकालने की कोशिश की कि हम कहाँ कहाँ पे अपना आइसोलेशन वार्ड को बना सकते हैं। इस स्टेप पे हम ये नहीं देखते कि कौन सा हमारा जो ऑल्टरनेटिव है वो सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, हम ये नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन से ऑल्टरनेटिव से हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, assumptions are made, the next step would be to act upon them. There may be many ways to act and achieve the objectives. All the alternative courses of action should be identified. ये फोर्थ लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। The course of action can be either routine or innovative. बेटा मतलब क्या हुआ इसका कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक तो वो तरीका होता है जो सब यूज कर रहे हैं और एक तरीका हम अपना अलग से भी इनोवेटिव तरीका भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon जो कंपनी है, आप सबने उसको कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा। जो Amazon जो कंपनी है उसने मान लीजिए इस बार एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम इस बार इतनी सेल्स करेंगे। अब उसके पास इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो उसके पास ये था कि वो जो करता आया है किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपनी साइट पे बेचता है और एज अ मीडिएटर एक्ट करता है। एक तो तरीका उसके पास ये था कि वो यही करे, और दूसरा तरीका वो क्या कर सकता था कि ये कर सकता था कि वो अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, जैसे उन्होंने किया Amazon Alexa के नाम से। तो एक तो था कुछ कि मान लीजिए उसने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं इस बार XYZ अमाउंट की सेल्स करूंगा, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगा वो तो उन्हीं चीजों से आ जाएगी जो वो करता है, जो वो नॉर्मली अपना जो सामान बेचता है वो उससे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा, और जो थोड़ा बहुत पार्ट है अपने ऑब्जेक्टिव का वो उस चीज से अचीव कर सकता है जो एक नया प्रोडक्ट उसने मार्केट में लॉन्च किया। आइए मैं इसको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि इस बार मेरे को इतना रेवेन्यू अर्न करना है। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी क्लासेस वगैरह थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, मुझे लग रहा है कि इतना मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो अब जैसे आपको पता है कोविड का टाइम और आजकल हर बनिया और हर जो भी बंदा है वो सैनिटाइजर बना के और बेच रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो मैं करता हूँ, उसके अलावा एक और नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने सैनिटाइजर्स बना के, फेस मास्क बना के, एक्सेट्रा बना के बेचने लग गया। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रूटीन वर्क जो आप कर रहे हो वो ही करते रहो, और एक जो आप इनोवेटिव तरीके से कुछ नई चीज मार्केट में ला सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम सारे वो तरीकों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन से तरीकों से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आइए फोर्थ लाइन फिर से पढ़ते हैं। The course of action which could be taken can be either routine or innovative. For example, in order to achieve the organizational objective of increasing profit, the alternatives may be to increase the sale of existing product and to produce and sell a completely new product. तो अब इसमें आगे लिखिए, जो पहला लिखा है increase the sale of existing product, उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए for example Amazon.in continues to sell the products of other companies or other suppliers, and B part में लिखिए produces a completely new product में Amazon.in develops and sells a completely new product in the market called as Amazon Alexa. चलिए फोर्थ स्टेप पे आते हैं, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। द नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू इवेल्युएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। बेटा जब हम फाइनेंशियल प्लान्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे को बिजनेस के जो हमारे फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं उनको इवेल्युएट करते हैं, तो वहाँ पे हम एक तरीके का कंपैरिजन करते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कंपैरिजन। हम रिस्क एंड रिटर्न को कंपेयर करते हैं और उस रिस्क एंड रिटर्न को कंपेयर करके देखते हैं कि इतने रिस्क से हमें इतना रिटर्न मिल रहा है, तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट को मतलब स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि बिजनेस प्रपोजल्स को जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ नाम का एक एनालिसिस
एनालिसिस चलता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रपोजल अच्छा है, कौन से प्रपोजल का कितने पॉजिटिव पॉइंट्स है, कौन से प्रपोजल के कितना नेगेटिव पॉइंट है। तो आइए सेकंड लाइन पढ़ते हैं। इन फाइनेंशियल प्लान्स फॉर एग्जांपल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, लिख के आपको ट्रेड ऑफ ही आना है, बट ट्रेड ऑफ का मतलब आप लिख लीजिए, ट्रेड ऑफ का मतलब हो गया कंपैरिजन। रिस्क रिटर्न कंपैरिजन इज वेरी कॉमन। द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट इज द हायर रिटर्न्स इट इज लाइकली टू गिव। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो मतलब हमने बिजनेस में हमेशा से सुना है कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट कमाने की chances बढ़ जाएगा। तो the more risky the investment is, the more returns it is likely to give. To evaluate such proposals, detailed calculations regarding earnings, earning per share, interest, etc. have to be done. तो जैसे आपको पता ही, आप अपने अकाउंट्स में जब शेयर्स वगैरह के क्वेश्चंस करते हो, अभी नहीं तो अभी आगे करोगे शेयर्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सॉरी शेयर्स कह रहा हूँ, उसके रेशियोज के क्वेश्चंस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एक्सेट्रा। तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सेट्रा एक्सेट्रा की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वैसे ही जब हम एनालिसिस करते हैं अलग अलग प्रपोजल्स के, तब भी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि ये अर्निंग पर शेयर क्या रहेगा, अर्निंग्स क्या रहेगी, डिविडेंड क्या रहेगा, टैक्सेस क्या रहेंगे, तभी हम कंपैरिजन कर पाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जब हमने सबके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। इसका एक 1 मार्क का क्वेश्चन लिखिए पहले, फिर बताता हूँ। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो 4 स्टेप किए उसमें हमने डिसीजन नहीं लिया। अब हम डिसीजन लेने जा रहे हैं कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमारे को कौन सा ऑल्टरनेटिव को चूज करना है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों 5th स्टेप पे, which step in the planning process is the real step of decision making? तो मैंने बॉक्स में इसका आंसर लिखा हुआ है, this is the real point of decision making. The best or the ideal plan has to be adopted which must be the most feasible, most profitable and with least negative consequences. बच्चों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी मतलब जो हम प्लान चूज करें उसमें बिल्कुल भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, ऐसा कभी नहीं होएगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सबसे कम हो एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है, उससे हम सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज वाला प्लान चूज कर सकते हैं। तो मैंने जब मस्ट अप्लाई परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिन बच्चों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब नहीं पता तो लिख लीजिए अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स may also have to be selected. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि हमें यहाँ से परिक्रमा रेस्टोरेंट जाना था, तो कोई भी एक रूट हमने ना लेके, हमने कोई भी एक डायरेक्ट रूट ना लेके, हमने 3 अलग अलग रूट्स को मिला के अपना ही एक नया रूट डेवलप कर दिया। ओके, आइए इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि देखो जब हमने ये सोच लिया था कि हम परिक्रमा इस रूट से जाएंगे, फिर हमने बोला कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमने गाड़ी ऑर्गेनाइज कर दी, फिर हमने ड्राइवर भी ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई देख हमारे 2 बजे से पहले परिक्रमा पहुंचना है, आराम से ले चल गाड़ी को। तो कहने का क्या मतलब हुआ, हमने ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, गाड़ी को बुला लिया, हमने ड्राइवर को रख के स्टाफिंग भी कर दिया, और जब हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हमें परिक्रमा तक ले चल तो डायरेक्टिंग भी हो गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम इंप्लीमेंटिंग द प्लान की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस है, जो हमारे अदर मैनेजरियल फंक्शंस है, वो भी पिक्चर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग द प्लान पे, which step in the planning process is the step where other managerial functions also comes into picture? Which step in the planning process is the step where other managerial functions also comes into picture? तो मैंने उसका आंसर बॉक्स में लिखा हुआ है। अब बच्चों जब आप इसका आंसर मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है यही क्वेश्चन, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिख के आओगे स्टेप नंबर 6, आपको लिखना पड़ेगा स्टेप इंप्लीमेंटिंग द प्लान, या स्टेप 6 इंप्लीमेंटिंग द प्लान इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस आल्सो कम्स इनटू पिक्चर। दिस स्टेप इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप वुड आल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द मशीनरी, लेबर एक्सेट्रा। तो जब आप हमारा क्वेश्चन, तो जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव, ये हमारा ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना, और जब हम उसको इंप्लीमेंट करने में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग भी हो जाती है। आइए लास्ट स्टेप पे फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन क्या कहता है कि सिर्फ ये सोच लेना कि हम ये करेंगे और हम ऐसे करेंगे, ये प्लानिंग नहीं है। ये देखना कि जो हमने सोचा था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो भी प्लानिंग का ही प्रोसेस है। तो जब हमने देखा कि हम वहां पहुंच गए, अपने एग्जांपल में हम अपने रेस्टोरेंट तक पहुंच गए, तो क्या हम अपने रेस्टोरेंट पे टाइम पे पहुंचे हैं, क्या हम लेट हो गए, क्या हम बहुत ज्यादा जल्दी आ गए, वो भी प्लानिंग का ही पार्ट है। तो टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। मॉनिटरिंग द प्लान इज एज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड।
तो देखिए बच्चों, ये हमारा 7 स्टेप्स का प्रोसीजर था, 3-4 1 मार्कर्स भी हमने इसमें लिखे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने डेफिनेशन की है और हमने अपना एक प्रोसेस किया। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, डेफिनेशन आपको 3 टाइम्स लिखनी है। जो हमारा प्रोसेस है वो हमारे को एक बार डिटेल में लिखना, 2 बार हेडिंग्स लिखनी है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है होगी वो सैटरडे को होगी 1 बजे। सैटरडे को हमारी नेक्स्ट क्लास 1 बजे है, तब तक आपको होमवर्क करना है। और मंडे को जो हमारा कल मंडे वो नहीं, अगला जो मंडे आएगा 13 जुलाई को, उसमें आपका 1 घंटे का टेस्ट होएगा MCQs बेस्ड चैप्टर नंबर 3 का। तो आप चैप्टर नंबर 3 अपना शुरू कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।